हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि लेखपाल का एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो उसके लिए आपने तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। उसी के लिए हम अपनी एक सीरीज़ लेकर के आए हैं, ग्राम समाज और विकास का पूरे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ समझाएंगे घटना चक्र की बुक से। और आप लोग वीडियो देखिए, फिर बताइए आपको कितना अच्छे से समझ में आता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने अपना रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम विकास रहा है। ग्राम विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकतर भाग गांव में निवास करता है। तो इसमें क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो जो भारत का सरकार का पहला लक्ष्य था वो क्या हुआ था कि गांव का विकास करना। क्यों? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो अधिकतर भारत की जनसंख्या कहाँ निवास करती होगी? गांव में। तो हमें उसी का विकास करना है, तभी देश का विकास होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि शहरीकरण उस समय हो रहा था, लेकिन शहरीकरण के बावजूद भी अधिकतर आबादी कहाँ? गांव में निवास कर रही थी, तो हमें वहाँ का डेवलपमेंट करना ज़रूरी था। नेक्स्ट, ग्राम विकास क्या है? ग्राम विकास में कौन कौन से फैक्ट आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है। यानी प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन जो हैं उनका उपयोग, उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन, ये गांव के विकास यानी ग्राम विकास में आता है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार करने के लिए यानी सतत विकास करने के लिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी और आय के अवसरों का भी प्रावधान सम्मिलित है। यानी इसमें नौकरी भी मिलेगी, आय के अवसर भी दिए जाएंगे। ये सब सारे फैक्ट ग्राम विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है तो फ्रेंड, अभी उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, जब ये ग्राम विकास योजना आई थी, तो उस समय जनसंख्या का 85% लोग गांव में रहते थे या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। और इनकी आजीविका के साधन क्या होते थे? तो गांव में आजीविका के लिए लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, छोटा मोटे उद्योग धंधे शुरू कर देते हैं, शिल्पकार है। तो ये सारी चीज़ें गाँव में आजीविका का साधन होते थे। तो जब आप सोचिए कि देश का 85% लोग ग्रामीण क्षेत्र में है और उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? कृषि और पशुपालन। तो उसी के डेवलपमेंट के लिए काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वार्ध के वर्षों में यानी शुरू के वर्षों में कृषि की विकास दर केवल 0.3% थी। निरक्षरता 84% तक थी। मलेरिया, हैजा, चेचक जैसी बीमारियों का सामना करने में जन स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत कम थी। 1947 का ये डेटा बता रहे हैं कि मृत्यु दर लगभग 27 प्रति 1000 थी। तो देखिए, उस समय जो 20वीं सदी के शुरू के वर्षों में क्या था कि कृषि का विकास दर जो वो मात्र 3% थी और लोग अनपढ़ 84% तक थे। और जैसा पहले बता दिया कि वो लोग कृषि ही थे, तो उस समय जैसे जो बीमारियां आती थी उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम थी, तो लोगों को बीमारियों से बचने के लिए सही समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। जैसा कि आज वैक्सीन है, मेडिसिन हैं, उस समय ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो इससे मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। मुख्य रूप से लोग कृषि पर आश्रित थे। फिर भी उपनिवेशिक सरकार ने निर्यात की जाने वाली फसलों जैसे कपास, जूट और चाय को छोड़कर सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो इसमें क्या है कि जो अंग्रेज भारत में आए थे, तो क्या था कि उस समय जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो वो लोग कृषि पर जो अभी उस टाइम पे भी सभी लोग कृषि पर आश्रित थे। और जो लोग कृषि से अलग कुछ काम करते थे अपनी आजीविका के लिए, राजा महाराजाओं, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके यहाँ काम करके लोग पैसा कमाते थे, अपना घर चलाते थे, तो वो सब तो बंद हो गया था। अब कृषि ही उनके लिए एकमात्र कार्य बचा हुआ था जिससे वो अपनी आजीविका चला सकते थे, जिस पर अंग्रेज सरकार बहुत टैक्स वसूला करती थी और उनकी सुविधाओं के लिए कोई भी योजना नहीं लेके आती थी जिससे उनकी कृषि खेती अच्छी हो। तो ऐसा, और ये केवल 3 फसलों पर ध्यान देती थी कि कपास, जूट और चाय, जिससे इनको व्यापार करते थे और ये व्यापार के लिए बाहर भेजते थे, ये कपास, जूट और चाय, तो इन पर ये फोकस करते थे। बाकी चीज़ों पर, ये सिंचाई तक पर ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद क्या है कि रेल प्रणाली आ गई और इससे क्या हुआ कि जो बंदरगाह
थे, उत्पादन केंद्र और बाजार को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाने लगा। रेल प्रणाली से जो सामान माल को यहाँ से वहाँ, यानी कि उत्पादन केंद्र से बाजारों तक भेजने के लिए पहले इन्हें बहुत समय लगा करता था। जब रेल प्रणाली आ गई तो आसानी से ये काम इनके आसान हो गए थे। तो इससे क्या होता था कि जो पहले यही काम मजदूर किया करते थे, अब वो काम मशीनें कर रही हैं, तो लोग ऐसे भी बेरोजगार हो गए और गांव की तरफ यानी ग्रामीण क्षेत्र में जाने लगे। तो उस समय शिल्प क्षेत्र पर यानी जो हाथ से काम हुआ करता था, खादी वस्त्र हैं, बुनाई कढ़ाई, ये सारे काम भी बंद हो गए, क्योंकि अब कच्चा माल यहाँ से जा रहा था विदेश और वहाँ से कम दाम में वहाँ से माल बनकर यहाँ आता था और कम दाम में यहाँ बेचा जाता था, जिससे उनका व्यापार बंद हो गया, शिल्पकारों का। तो ये सब अंग्रेजी शासन के दौरान इन सब चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ा था, जिससे लोग कृषि पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए थे। औद्योगिकरण का आधार बहुत ही संकीर्ण था, जो माफ़ कीजिए, जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बहुत ही कम जुड़ा था। भारत में भारत में जो कृषक वर्ग था उसकी स्थिति देखते हैं। तो कृषक वर्ग का काम या किससे रिलेटेड होगा? भूमि से। तो वही चीज़ है, भूमि वर्ग की संरचना उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न होती थी। तो जो भूमि वर्ग था वो इन सभी कारकों पर निर्भर होता था। ये सभी फैक्ट भूमि की संरचना को निर्धारित करते थे कि उस भूमि पर क्या उपजाऊ होगा, कैसे उस पर खेती की जाएगी, उस भूमि पर क्या रहने योग्य है या खेती की जाने योग्य है। ये सब निर्धारण वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि प्रशासनिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होता था। नेक्स्ट है कि भूमि नियंत्रण की प्रकृति वह भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। समझ आ रहा है? मतलब कि भूमि को कैसे नियंत्रण करना है, ये इस चीज़ की प्रकृति का निर्धारण कैसे होता था कि ये सारी चीज़ें एक जगह पर भी अलग अलग होती थी कि यहाँ कौन सी खेती करनी है, यहाँ किससे कितना राजस्व वसूलना है। ये एक जगह पर अलग अलग हो सकता था या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता था। कहीं कहीं एक जगह पर सेम होता था कि एक ही प्रकार की खेती होती थी। उस क्षेत्र की उत्पादकता पर भी ये सब निर्भर होता था, यानी वहाँ भूमि का नियंत्रण कैसे होगा ये उस क्षेत्र की उत्पादकता पर भी निर्भर होता था। और ये ज़्यादातर मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता, यानी वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर सिंचाई के लिए क्या साधन हैं, और उन्नत कृषि विधि, जैसे कहीं पे झूम कृषि खेती हुआ करती थी या लोग विभिन्न प्रकार की खेती करने के लिए विधियों का प्रयोग करते थे। दूर संचार का विकास, बाजार की ताकत का समेकन, राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी भूमि का नियंत्रण करने के लिए या भूमि पर राजस्व, भूमि का उपयोग करने के लिए ये सभी कारक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। अब यहाँ कृषक वर्ग का, अब हम जानते हैं कि उस समय यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय कृषि की क्या स्थिति थी। तो सामंतवादी कौन होते हैं? सामंतवादी बेसिकली वो होते हैं जो भूमि के मालिक कहे जाते हैं, यानी आप सीधे शब्दों में समझ लो जमींदार जो होते थे उनको हम सामंतवादी कह सकते हैं। और ये क्या करते थे कि ये बड़े एक लैंड के मालिक हुआ करते थे, ज़मींदार हैं, तो ये उसको नियंत्रित करते थे। यानी इनकी बहुत सारी खेती होती थी और ये उस खेती पर खुद कार्य नहीं करते थे, ये बस दूसरों से काम कराते थे। इनका उस पर मालिकाना हक हुआ करता था, प्रत्यक्ष रूप से ये उसमें शामिल नहीं होते थे। मैंने बताया कि ये वहाँ पे काम नहीं करते थे, ये बस उसके मालिक हुआ करते थे। और ये अपनी भूमि काश्तकार को खेती करने के लिए पट्टे पर दे देते थे। इनकी आय जो इनकम थी वो कौन देता था? काश्तकार। वो काश्तकार इनकी भूमि को ले लेता था और बदले में इन्हें किराया देता था और इनके लिए इनकम वही थी। यानी ये खुद इनकम या खेती नहीं करते थे, इनको जो मजदूरी नहीं, आप समझो खेती से इनको जो किराया मिलता है, इनके लिए इनकी इनकम वही हुआ करती थी। और ये लोग सामंतवादी कहलाते थे और काश्तकारों को अपनी भूमि पट्टे पर देते थे। 2 पॉइंट याद रखना, सामंतवाद यानी जमींदार, और ये क्या करते थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से भूमि या खेती करते थे, यानी उस पर शामिल नहीं होते थे, अपनी भूमि को पट्टे पर दे देते थे। अब ये पता है पट्टे पर कैसे? पट्टे पर देने का मतलब है कि अपनी भूमि को किराए के लिए दूसरे को दे देना। भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। और यह किराया कैसा होता था? फसल उत्पाद के रूप में, यानी जैसे गेहूं की फसल बोई गई तो गेहूं को दे दिया गया, तो ये भी इनका किराया हो सकता था, या पैसे दे दिए गए या उसके एवज में दूसरी चीज़ दे दी गई तो वो इनका किराया हो गया। फसल के रूप में किराया पुनः एक निश्चित मात्रा या काश्तकार द्वारा, तो इनको ये फसल का किराया या तो फसल के रूप में और या फिर नगद मिल जाता था। और यह एक
निश्चित हिस्सा होता था। काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटे खेतीबाड़ी करने वाले घरों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो काश्तकार जो सामंतवादी परिवार है या सामंतवादी लोग हैं, सामंतवाद किसको अपनी भूमि दे देते थे? काश्तकार को। और काश्तकार कौन होते थे? खेतीबाड़ी करने वाले। लेकिन अभी एक पॉइंट और याद रखना कि काश्तकार भी अपनी खेती किससे? श्रमिकों से कराते थे। तो ये खेतीबाड़ी करते थे और मतलब खेतीबाड़ी करने वाले घर हैं, लेकिन ये सामंतवादी से ज़मीन लेकर के खेती करते थे। इनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी और फिर ये उस ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, लेकिन ये उस ज़मीन को दूसरे किसानों से श्रमिकों से खेती कराते थे। तो ये जो कृषक वर्ग में क्या हो गया कि ये वे किसान जो भू संपत्तियों के स्वामी हैं, नियंत्रित करते हैं, अपने खेतों में खेती बाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन या प्रतिनिधि मार्गदर्शन से कराते थे। उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जाता है। तो अभी हमने सामंतवादी कृषि प्रणाली पढ़ी, तो उसमें क्या होता था? सामंत हुआ करते थे, जो भूमि के मालिक हुआ करते थे, वो किसी काश्तकारों को भूमि पट्टे पर दे देते थे और उसके एवज में यानी उसके बदले में ये लोग क्या ले लेते थे? उसके बदले में ये लोग उससे नकद या तो फसल, ये दोनों चीज़ों में से कुछ ले लिया करते थे। लेकिन जो पूंजीवादी किसान हुआ करते थे वो कौन है? बहुत बड़े भूमि के मालिक हो गए कह लीजिए, और ये लोग क्या करते थे कि मज़दूरों से अपनी खेती, जैसे उन्होंने खेती, जो सामंतवाद हैं किसान, उन्होंने अपनी खेती दे दी और उसके बदले में पैसा ले लिया, पट्टे पर दे दी। उसके बाद उन्हें उस खेती से मतलब नहीं है, जब तक के लिए उन्होंने उस खेती को दे दिया है। लेकिन जो पूंजीवादी किसान होते थे, ये लोग उस खेती पर मतलब उस खेती को चलाते थे, पर ये खुद खेती ना करके मज़दूरों से काम कराते थे। तो ये श्रमिकों की सहायता से और प्रतिनिधि मार्गदर्शन से करवाते थे, यानी बताते थे कि आप ये कैसे कौन सा श्रमिक कहाँ कार्य करेगा। और ये पूंजीवादी किसान होते थे। ये कृषि में स्वयं सीधे तौर पे ना जाके किसानों से कार्य या श्रमिकों से कार्य कराते थे। नेक्स्ट है आंदोलन, अर्थ और विशेषताएं। अब देखिए उस टाइम पे आंदोलन भी हुए थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जो अंग्रेज़ थे वो इनके लिए कुछ भी सिंचाई है या इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, और सूखा अकाल पड़ रहा था, और फिर भी अंग्रेज़ क्या करते थे? इनसे भारी कर वसूलते थे, जिसकी वजह से इन लोगों में आक्रोश आ गया, आंदोलन की धारणा बन गई कि अब इनके विरोध में खड़े होना है, अंग्रेज़ों के विरोध में। तो उसी लिए आंदोलन भी हुए हैं। तो आंदोलन की पहले परिभाषा जानेंगे कि आंदोलन का मतलब क्या है। आंदोलन का मतलब है कि कई लोगों का एक जैसा उनका इरादा हो और एक ग्रुप। अब ये ग्रुप किसका हो सकता है? या तो काश्तकार होंगे उस समय, श्रमिक हो सकते हैं, विद्यार्थी होंगे, महिलाएं होंगी, पिछड़े वर्ग के लोग, जनजाति समुदाय हो सकता है। इन सब का सामूहिक एकजुटता, वही जब विरोध में खड़े हो जाएंगे तो वो आंदोलन कहलाएगा। आंदोलन की लक्षण, संरचना, ये सारी पहचानने योग्य होती हैं, और ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं और उस योजना पर कार्य करते हैं। तो जो ये समुदाय हैं काश्तकारों के, श्रमिकों के, इन सब की एकजुटता से जो आंदोलन तैयार करते थे, ये लोग आंदोलन में भाग लेते थे। तो ये इनकी विशेषता क्या होती थी कि इनका जो मोटो हुआ करता था वो सेम हुआ करता था। ये सामूहिक रूप से मांग करते थे और इनकी संरचना, इनके लक्षण, ये सब पता चल जाते थे। तो नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण करते हैं। तो इनकी कैटेगरी है काश्तकार, श्रमिक, छात्र, जाति समूह, ये सब इनकी कैटेगरी में आते थे। ये सब सामाजिक आंदोलन के वर्गीकरण में इन सब फैक्ट को शामिल किया जाता था, क्योंकि आंदोलन व परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रूपरेखा। तो ये आंदोलन, ये परिवर्तन, किसी चीज़ के परिवर्तन के लिए जो चल रहा है अभी उसमें बदलाव के लिए ये आंदोलन करते थे। तो ये कुछ साधन का उपयोग करते थे। इसमें क्या आता था? इसमें जो ये साधन का उपयोग करते थे वो या तो संस्थागत होते थे या गैर संस्थागत होते थे। और सामंतवादी, अब हम इसमें पढ़ेंगे पहले सामंतवादी विरोधाभास उठने वाले आंदोलन। ये दो टाइप के होंगे। एक 1950 से पहले के आंदोलन होंगे जो सामंतवादों के खिलाफ उठे, क्योंकि सामंतवाद जो होते थे वो अंग्रेज़ों के प्रिय होते थे, अंग्रेज़ों के अंडर में रह के काम करते थे और किसानों से भारी राजस्व वसूला करते थे, किसानों से बहुत टैक्स लिया करते थे, बहुत महंगी, जैसे मैंने बताया कि सामंतवाद अपनी भूमि को पट्टे पर दे देते थे, तो ये बहुत महंगे उस पर देते थे पट्टे पर। और जो अंग्रेज़ों ने राजस्व वसूलने का होता था वो भी सामंतवादों को सौंप रखा था। तो ये सारी चीज़ों से लोग परेशान हो गए थे, तभी विरोध उठा। तो हम इसको दो
टाइम में डिवाइड कर देंगे, एक तो 1950 के पहले का और दूसरा जो विरोधाभास है वो 1950 के बाद का। तो 1950 में जो कृषि भूमि संघर्ष है वो अंग्रेजों के काल में उत्पन्न हुआ था। तो क्या हुआ था, 1857, अंग्रेजों के आगमन से लेकर 1857 तक जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें क्या है, जनजाति और काश्तकार द्वारा कम संगठित तरीके से हुआ था। मतलब वो विद्रोह, उसमें क्या हुआ था, संगठन तो था लेकिन एक साथ एकजुटता नहीं हो पाई थी, इसलिए वो विद्रोह असफल हो गया था। तो क्या हुआ कि जो 50 वर्षों तक के विद्रोह हैं, पहले 50 वर्ष अंग्रेजों की आर्थिक राजनीतिक नीति, अकाल आने, तो इनके कारण क्या हुए थे कि इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 का जो विद्रोह है बताया जा रहा है कि जनजाति और काश्तकार द्वारा कम संगठित तरीके से हुआ था, संगठन मजबूत नहीं था इनका। दूसरा, ये लोग जो राजनीतिक आर्थिक नीतियां लेकर के आ रहे थे अंग्रेज, उनसे परेशान हो गए थे। अकाल आ रहा था फिर भी इनका राजस्व वसूलना कम नहीं हो रहा था। का जो दर थी राजस्व वसूल की वो उतनी ही थी, बढ़ा दे रहे थे, नई राजस्व व्यवस्था लेकर के आ रहे थे, जिससे काश्तकार, इन पर बोझ पड़ रहा था। काश्तकार जो खेती कर रहे थे इनको भारी टैक्स देना पड़ रहा था, जिससे ये बोझ बन रहा था। और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था भी थी वो भी नए तरीके से ला रहे थे, दीवानी नियम लागू कर दिए थे। इन सब की वजह से इन लोगों ने विरोध करने पर मजबूर हो गए। अब मैंने बताया था ना, 1950 से पहले तो ये कारण रहे कि लोगों से टैक्स वसूला जा रहा था अंग्रेजों के समय में। 1950 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, फिर सामंतवादी विरोधाभास उठा। उसके क्या कारण थे, इसमें क्या हुआ कि इसमें भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा था। यानी भूमि सुधार कानून बन तो गए थे लेकिन वो काम सही से हो नहीं रहा था। उसका कारण क्या था, सामंतवादी लोग अफसरशाही और नेताओं के छुपे सहयोग से बाधित थे। यानी ये सब लोग मिला जुला अपना फ़ायदा देख रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों का जो काम था, यानी भूमि सुधार जो कानून बना था, जिस पर काम होना था, वो सही से हो नहीं रहा था। इसकी वजह से इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट है भूदान आंदोलन, ग्रामदान 1950। ये गांधी जी की मृत्यु के पश्चात भूदान आंदोलन जब भूदान आंदोलन शुरू हुआ, वही बाद में ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तो भूदान आंदोलन में ये गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार है यह गांधी जी की परिकल्पना का विस्तार है, जिसमें क्या है, निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना। न्यास, हाँ, यानी इसमें क्या था कि निजी जो संपत्ति हुआ करती थी, सामंत लोगों के पास जो काफ़ी संपत्ति हुआ करता, उसको न्यास की संपत्ति में बदल देना था, जो भूमि हुआ करती थी। और न्यास स्वामित्व का मतलब क्या था कि जो मशीनें हैं, भूमि है, उसके जो स्वामी हैं वो अपनी संपत्ति और इन मशीनों के न्यासी, यानी ये अपनी चीज़ों को दूसरों को दें। जिस समुदाय में इस जैसे खेती में है, खेती के लिए जो मशीनों की ज़रूरत है, भूमि की ज़रूरत है, वो वहाँ पे काम करने की तत्पर था कि उत्पादन के साधनों के स्वामी यानी भूमि और मशीन, उत्पादन के साधन आ जाते हैं भूमि और मशीन, ये अपनी संपत्ति और उपक्रम के न्यासी बन जाएं और यह उस समुदाय की होगी। भूदान आंदोलन किससे रिलेटेड है, विनोबा भावे से। यह कहाँ प्रारंभ हुआ था, नालगोंडा में। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये फैक्ट याद रखना। यह तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली था, भूदान आंदोलन, तेभागा आंदोलन, ग्रामीण आंदोलन, ये सब इसके नाम हैं। और इसने क्या था आंदोलन, काश्तकार और कृषि श्रमिकों का जो शोषित वर्ग था उसके लिए समतावादी व्यवस्था यानी वैकल्पिक समतावादी व्यवस्था के लिए एक संरचनात्मक विकल्प बनाने का प्रयास किया। सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था, जो जैसा मैंने बताया कि पहले सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था चलती थी, उसको बदलने के लिए, उसके बदलाव के लिए यह भूदान आंदोलन या तेभागा आंदोलन या ग्रामीण आंदोलन कह सकते हैं। नेक्स्ट है नक्सलवादी और नक्सली। पहले लोगों ने कहीं लोग आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, कहीं यही लोगों ने उग्र रूप अपना लिया था, लोग नक्सली बने जा रहे थे। तो नक्सलवादी का शुरुआत माना जाता है नक्सलवाड़ी आंदोलन से, जिससे नक्सली बने। और ये दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में है एक नक्सलवाड़ी गाँव, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर 1967 में ये शुरू हुआ। यह भी काश्तकारों का एक संघ था जो सामंतवादों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। फिर बरगा ऑपरेशन है, ऑपरेशन बरगा भी पश्चिम बंगाल सरकार का था। यह भूमि सुधारों का, तो जो अभी नक्सलवाड़ी था यह
सामंतवादों के खिलाफ था। तेभागा आंदोलन या वो भी सामंतवादों के खिलाफ था। सरकार से दरखास्त थी, उनको सरकार से उनकी मांग थी कि जो सामंतवादी व्यवस्था है वो हटाई जाए। लेकिन ऑपरेशन वर्गा था, यह भूमि सुधार कार्यक्रम में से एक था। ये क्या कर रहा था? बटाईदारी के अभिलेखन और बटाईदारी की स्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से एक अभियान है। यह पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक संख्या में बर्गादार रहते थे और वह कृषि की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। 1977 में यानी 1977 में वाम दलों की सत्ता के बाद पश्चिम बंगाल में 1978 में ऑपरेशन बर्गा लाया गया। यह ऑपरेशन एक बर्गादारों का पंजीकरण करना था, यानी बर्गादारों का पंजीकरण करने के लिए ऑपरेशन बर्गा लाया गया था। 30 जून 1985 को कुल 20 लाख बर्गादारों में से 10,13,000 बर्गादार अभिलेखों में सूचीबद्ध कर दिए गए थे। बर्गादारों के पंजीकरण ने बटाईदारों को पट्टों की कानूनी सुरक्षा दी। बर्गादारों के पंजीकरण ने बटाईदारों को पट्टे की कानूनी सुरक्षा दे दी। केंद्र की कांग्रेस सरकार उस समय नरसिम्हा राव थी, जो निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति लेकर आई थी। हाल के समय में भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। यह समस्याएं भूख से मृत्यु, किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से और अधिक प्रदर्शित हो रही थी। तो जो गंभीर समस्याएं थी वो दिख रही थी क्योंकि लोग मर रहे थे भूख से, किसान आत्महत्या कर रहा था। तो भूख से होने वाली मौतों की ज़्यादातर संख्या पिछड़े क्षेत्र में हो रही थी, जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में। इन क्षेत्रों में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी। तो WTO समझौता हुआ और आयात पर मात्रात्मक पाबंदी हटाने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों के बड़े निगमित किसानों को मिलने वाली भारी अनुदानों की वजह से होने वाली असमान प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो पश्चिमी देश थे उनको व्यापार में अनुदान दे दिया। ऐसे देखिए आप, इन्होंने क्या किया? आयात पर पाबंदी हटा दी। आयात पर जो पहले पाबंदी लगी हुई थी उसको हटा दिया, जिससे क्या हुआ कि जो पश्चिमी देश थे उनको, वहाँ के किसानों को अनुदान यानी कि कुछ छूट मिलने लगी। इससे क्या हुआ कि पश्चिमी देशों में और भारत में एक असमान प्रतिस्पर्धा बन गई और जिससे ये समस्या और बढ़ गई, यहाँ के किसानों को और समस्या होने लगी। AIKSS यानी ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो भी अयोध्या है, नई कृषि नीति के विरोध में मार्च 2001 में एक सम्मेलन काश्तकारों ने आयोजित किया था। तो इसके बाद लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ ये अभियान शुरू हो गए, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। इन्होंने WTO का विरोध किया क्योंकि इससे जो WTO ने जो छूट दी थी उससे पश्चिमी देशों को बहुत लाभ हो रहा था और यहाँ हमारे भारत में प्रतिस्पर्धा नगण्य के बराबर। ऋण से स्वतंत्रता, यह एक प्रभावशाली सम्मेलन पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया। तो ये कुछ प्रोग्राम थे जो आंदोलन को दर्शा रहे थे कि लोग इसके खिलाफ हैं। उसके बाद ग्राम विकास प्रशासन। हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरण तथा आधुनिकीकरण एवं गरीब उन्मूलन की ओर होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें ग्रामीणों को, यानी विशेषकर निर्धन ग्रामीणों के लिए लाभ के लिए विशिष्ट रूप से कार्यक्रम लागू करने के लिए संसाधनों के संगठन और उनके आवंटन की आवश्यकता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ग्राम का विकास कैसे होगा? हमें गांव के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज का रूपांतरण करना पड़ेगा, उसका आधुनिकीकरण करना होगा, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रोग्राम चलाने होंगे, जो निर्धन ग्रामीण हैं उनके लिए कई कार्यक्रम लाने होंगे और उनको संसाधन जुटाने होंगे। भारत जैसे देश में बदलाव लाने के लिए इस कार्य को पूरा करने के लिए 3 स्थितियों का होना अनिवार्य था। पहली, यदि नौकरशाही को सामाजिक बदलाव के प्रमुख साधन के रूप में सफल होना है तो उसे अपने विचार, अभिवृत्तियों, मूल्यों, अपनी दिशा और प्रवृत्ति को बदलना होगा। यानी अगर आप की प्रवृत्ति एक नौकर बनने की है या नीची सोच वाली ही रहेगी तो आप सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने विचार, अपनी अभिवृत्ति, अपनी दिशा और अपनी प्रवृत्ति दोनों बदलने होंगे। दूसरा है
नौकरशाही संगठन और ढांचे को उचित रूप से विकेंद्रित होना चाहिए, यानी इनका एक केंद्रित, ये एक ही उस पर केंद्रित थे, यानी एक उन पर निर्भर थे, जिसका इन्हें विकेंद्रीकरण करना होगा। कठोर प्रक्रियाओं से मुक्त होना चाहिए और लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। दूसरी, नौकरशाही संगठन और ढांचे को उचित रूप से विकेंद्रित होना चाहिए, कठोर प्रक्रियाओं से मुक्त होना चाहिए और लोगों में निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल करनी चाहिए, लोगों को निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए। तीसरा है, प्रशासनिक कार्य व्यापक रूप में राजनीतिक नेताओं के समर्थन और सहयोग से प्रभावित होते हैं, इसलिए जरूरी है कि अधिकारीगण और राजनीतिक नेता अपनी भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसी के अनुसार कार्य विषयक संबंध बनाएं। अगर जो अधिकारीगण हैं, जो प्रशासनिक कार्य करने वाले हैं और राजनीतिक नेता हैं, ये एक दूसरे से सहयोग लेते हैं तो प्रशासन प्रभावित होता है, कार्य पूरा नहीं हो पाता है। जैसे लोगों ने, मैंने बताया कि सामंतवादों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे 1950 के बाद, तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि ये लोग जो सामंतवाद थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारीगण थे, वो लोग काम नहीं कर रहे थे सही से, इसलिए लोगों ने विद्रोह किया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो अधिकारीगण हैं और राजनीतिक नेता हैं, ये अपनी भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसके अनुसार ये कार्य भी करें। प्रशासनिक तंत्र, हम समझेंगे प्रशासनिक तंत्र। औपनिवेशिक शासकों से विरासत में प्राप्त प्रशासन व्यवस्था ढांचे को प्रमुख रूप से ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसमें आप बस इतना समझ लो कि जो प्रशासन व्यवस्था है उसको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी गांव के विकास, यानी ग्राम विकास का कार्य। जो ग्राम विकास की योजना शुरू कर रही थी सरकार, उसकी जिम्मेदारियां किसको सौंपी गई थी? प्रशासन व्यवस्था को। और इसका पॉइंट क्या है कि औपनिवेशिक शासकों से विरासत में, क्योंकि ये जब विदेशी सरकार आई थी, अंग्रेजी सरकार, उनके समय से भी ये ग्राम विकास प्रशासन व्यवस्था चल रही थी। ये प्रशासन व्यवस्था पहले से थी, जो आज़ादी के बाद हमने भी अपनाई, तो वो विरासत में हमें उनसे मिली है। और ये काम जो ग्राम विकास का कार्य है, ये किसी को? प्रशासन व्यवस्था को सौंपा गया। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन और ढांचे को ग्राम विकास कार्यों के लिए सक्रिय किया गया। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के थ्रू फील्ड स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया गया था। इसमें आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए तकनीक विशेषज्ञों की नियुक्ति और मानव शक्ति के प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति 1952 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम के विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। तो अधिक अन्न का उत्पादन कैसे हो, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई और इसने अपनी रिपोर्ट में पहली बार ये बताया कि गांव के विकास यानी ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता है। इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तर पर व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया। इन्होंने गांव, उसके बाद खंड, जिला, राज्य, राष्ट्र जैसा भी है प्रारूप, वैसा प्रारूप तैयार किया। इसी ने 100-200 गांव को लेकर एक विकास खंड के रूप में यानी तालुक की स्थापना की सिफारिश की थी। जो तालुका है यानी 100-200 गांव को मिला करके एक विकास खंड बना दिया जाए, इसकी सिफारिश भी इस समिति ने की थी, जिसे राजस्व प्रभागी अधिकारी स्तर के खंड विकास अधिकारी के अधीन रहना था। यानी जो ये विकास खंड बनेगा या तालुक की स्थापना होगी, वो राजस्व प्रभारी अधिकारी स्तर का एक खंड विकास अधिकारी होगा, जिसके अधीन रहेगा। इसमें यह भी सिफारिश की गई कि जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए और उसकी सहायता के लिए विशेषज्ञ अधिकारी हों, जैसा कि अभी चल रहा है। वही इस समिति ने सिफारिश की कि जिला स्तर पर इसी चीज़ को देखने के लिए, देखिए तालुक में यानी एक विकास खंड में इसको देखने के लिए खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति हो और जिला स्तर पर इसी कार्य को देखने के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति हो, जिसकी सहायता के लिए अन्य विशेषज्ञ अधिकारी होंगे। इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति तथा गैर सरकारी बोर्ड की सिफारिश भी की गई थी। इस समिति ने बताया कि राज्य स्तर पर एक मंत्रिमंडल समिति बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा, और एक गैर सरकारी बोर्ड भी बनाया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत विकास खंड का सृजन, योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियाद इकाई के रूप में किया गया, जिसमें स्व सहायता सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया, जिसमें स्व सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन, ग्राम उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था, यह तो हमने अभी राज्य स्तर पर पढ़ी। अब राष्ट्रीय स्तर पर 1979 में ग्राम पुनर्निर्माण 1979 में ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किया गया और 1982 में जिस रूप में गठन हुआ 1982 तक चलता रहा और बाद में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया।
तो शुरू में ग्राम विकास मंत्रालय का नाम क्या था? ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। स्थापना 1979 में हुई थी। 1985 में, जनवरी 1985 में यह एक कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया। 1985 में कृषि और ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया और सितंबर 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें एक अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया। देखिए, शुरुआत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं कि 1979 में एक संस्था का गठन हुआ, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। इसमें क्या हुआ, 1982 में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। जनवरी 1985 में इसको कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय बना दिया गया, इसी का नाम बदलकर 1985 में कृषि मंत्रालय, और इससे एक विभाग और बनाया गया, ग्राम विकास विभाग। 1999 में इसे ग्राम विकास मंत्रालय यानी ग्राम विकास विभाग को ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। ग्राम विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है, इसमें ग्राम विकास विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग आते हैं। 2 पॉइंट देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ कि ये आप जरूर याद रखना। कृषि मंत्रालय और उसके बाद ग्राम विकास मंत्रालय। ग्राम विकास मंत्रालय के 2 पार्ट हैं, ग्राम विकास विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग, और इनमें भारत सरकार का एक सचिव अधिकारी बना दिया जाता है और जिनकी सहायता के लिए अनेक स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, क्या कार्य होता है ये जान लीजिए। कार्यक्रम का निगरानी, जो विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही उनकी निगरानी करना, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय, निर्देशन, योजना, नीति बनाना, सारा कार्य इनकी जिम्मेदारी पर होता है। ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ये संस्थाएं होती हैं। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए।